तो हम लोग स्टार्ट किए हैं इस वीडियो में मोदी गिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस, जिसे बोला जाता है एमएम हाइपोथेसिस। तो ध्यान दीजिए, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड में दो तरह का था हम लोग का थ्योरी दे रखा हुआ है, एक इरेलेवेंट था, दूसरा क्या था, रिलेवेंट। तो ये जो हम लोग अभी करने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं, मोदी गिलानी एंड मिलर जो एमएम हाइपोथेसिस है, इसमें हम लोग इरेलेवेंट थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, एमएम अप्रोच इज सपोर्ट ऑन इरेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, मतलब इरेलेवेंट थ्योरी जो हो गया उसमें ये दे रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ये थ्योरी पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग करके जाइएगा। मोदी गिलानी मिलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फ्रैंको मोदी गिलानी। तो आप लोग को ये नाम भी याद करके रखना है, फ्रैंको मोदी गिलानी एंड मर्टन मिलर के द्वारा दे रखा हुआ है। और कब दिया गया है, तो 1961। तो ये हो गया फ्रैंको मोदी गिलानी एंड मर्टन मिलर के द्वारा ये थ्योरी दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या देख रहा है, मेनली क्या दे रखा हुआ है, ये हो गया एमएम अप्रोच इज सपोर्टेड बाय द इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड, दैट इज फर्म डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन आइदर द प्राइस ऑफ द फर्म स्टॉक और इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिफरेंस डालता है ये डिविडेंड की वजह से, और ना ही फर्म के स्टॉक पे डिविडेंड डालता है। मतलब फर्म का प्राइस भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, डिविडेंड बांटने से या ना बांटने से यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब जब आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए एजम्पशन दे रखा हुआ, क्या दे रखा हुआ है, एजम्पशन। तो ये भी आप लोगों को लर्न करके जाना है। जब भी आप लोगों को एग्जाम में आए थ्योरी पार्ट में कि एमएम हाइपोथेसिस के बारे में बताना है, तो सबसे पहले एमएम हाइपोथेसिस के बारे में बताना है, दोनों का नाम बताना है, उसके बाद ईयर बताना है 1961, एंड उसमें ये भी बताना है कि हम लोग को ये इररिलेवेंस थ्योरी का पार्ट है, इररिलेवेंट थ्योरी का पार्ट है। एंड उसके बाद आप लोग को एजम्पशन भी बताना होगा। और एजम्पशन बताने के लिए आप लोग को कितना एजम्पशन यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो ये देखिए, सबसे पहला दे रखा हुआ है परफेक्ट कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे क्या बोला, परफेक्ट कैपिटल मार्केट में द फर्म ऑपरेट इन मार्केट इन विच ऑल इन्वेस्टर्स आर रेशनल एंड इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। तो जो भी इन्वेस्टर है, जो भी इन्वेस्टर है वो रैशनल है, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। तो ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये एजम्पशन में क्या हो गया कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट, परफेक्ट कैपिटल मार्केट मतलब कि इन्वेस्टर जो भी है उसे सब कुछ मालूम होता है मार्केट का, एंड जो भी मालूम करना चाहता है मार्केट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल कर पाएगा, मतलब फ्रीली अवेलेबल कर पाएगा। उसके बाद दूसरा क्या दे रखा हुआ है यहाँ, नो टैक्स और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे कुछ भी टैक्सेस नहीं होता है। एंड तीसरा क्या दे रखा हुआ है, एजम्पशन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब इट इज नेसेसिटी टू एज्यूम दैट ऑल इन्वेस्टमेंट शुड बी फाइनेंस थ्रू इक्विटी ओनली। तो यहाँ पे ये वर्ड आप लोग याद मार्किंग करके रख लीजिए कि सिर्फ यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कि सिर्फ इक्विटी कैपिटल ही है, सिर्फ इक्विटी कैपिटल ही है। तो इस तरह से हम लोग का 3 हो गया एजम्पशन। फर्स्ट क्या हो गया, परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कैपिटल मार्केट हो गया। दूसरा नो टैक्सेस या और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, और तीसरा हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इस तरह से हम लोग का 3 पॉइंट एजम्पशन का हो गया। फिर चौथा क्या दे रखा हुआ है, नो फ्लोटेशन या ट्रांजेक्शनल कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या जब भी कंपनी इशू शेयर करना चाहती है, कोई फंड जब भी कंपनी फंड रेज करना चाहती है, तो उस टाइम में कंपनी को कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है, कुछ भी ट्रांजेक्शन पे कॉस्ट नहीं है। जैसे सिक्योरिटी टैक्स हो गया या कुछ भी तरह का टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा जब भी कंपनी फंड रेज करना चाहेगी। तो ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे रिस्क भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में, इन्वेस्टर्स आर एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइजेज एंड डिविडेंड। तो देखिए, इन्वेस्टर जो है फोरकास्ट कर सकता है फ्यूचर में कितना प्राइस होने वाला है, इसके वजह से यहाँ पे रिस्क भी कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का एजम्पशन में कितना पॉइंट हो गया, एजम्पशन में हम लोग का 5 पॉइंट हो गया। फर्स्ट में क्या हो गया, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, दूसरा हो गया नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, फिर फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फिर नो फ्लोटेशन कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एंड उसके बाद रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से हम लोग को 5 पॉइंट ये हो गया, ये आप लोग को लर्न करना है। तो एजम्पशन भी हो गया। अब एजम्पशन के बाद डायरेक्ट आप लोग आ जाइए इसके फॉर्मूला में आ जाएंगे, एमएम हाइपोथेसिस का फॉर्मूला। इधर आ जाइए कॉपी में, हम लोग स्टार्ट किए हैं, क्या स्टार्ट किए हैं, तो एमएम हाइपोथेसिस। इसमें प्राइस
ऑफ करेंट ईयर, प्राइस ऑफ करेंट ईयर इज इक्वल टू होता है डिविडेंड प्लस प्राइस, डिविडेंड प्लस प्राइस डिवाइड बाय 1 प्लस के। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ओके, तो देखिए कोई भी इन्वेस्टर रहेगा, उसे क्या चाहिए, एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए, तो सबसे पहले प्राइस जो करेंट ईयर का होगा वो तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में उसे डिविडेंड भी चाहिए। तो देखिए पहले प्राइस हो गया प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय हम लोग करते हैं 1 बाय के ई से, तो इस तरह से हम लोग का आ जाता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर। तो यहाँ तो प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ये हो गया हम लोग का प्राइस एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, इसका मतलब प्रीवियस ईयर के एंड में जो प्राइस रहता है वो हो गया हम लोग का। तो ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला गया। फर्स्ट फॉर्मूला का एक बार फिर से बोलिए, तो प्राइस एट द बिगनिंग ऑफ ईयर इज इक्वल टू प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर प्लस डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर डिवाइड बाय 1 प्लस के। 1 प्लस के डिवाइड बाय क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को करंट ईयर का जो बिगनिंग का होता है वो प्राइस निकालने के लिए। तो ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, इसे मार्किंग करके रख लीजिए, ये काम आएगा हमेशा जब भी हम लोग एमएम हाइपोथेसिस करने वाले हैं, तब ये काम आने वाला है कि करंट ईयर का प्राइस हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, प्राइस जो होगा जो एंड पीरियड का होगा प्लस में डिविडेंड एंड पीरियड का, उसे डिवाइड करेंगे 1 प्लस के ई से। तो ये हो गया एमएम हाइपोथेसिस का फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला देखिए, तो दूसरा फॉर्मूला देखने के लिए इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे दूसरा फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा हुआ है, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइड बाय 1 प्लस के, ये फॉर्मूला दे रखा हुआ है। इसमें हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, ये n से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हम लोग का क्या आ गया, NP0 आ गया। क्या आ गया, NP0 आ गया एंड इज इक्वल टू, जब n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, NP1 भी हो गया प्लस में ND1। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये जो P1 दे रखा हुआ उसे हम लोग पहले लिख लिए एंड उसके बाद D1 जो था उसे हम लोग बाद में लिख लिए। तो ये पहले हो जाए या बाद में हो जाए तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस के। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का सबसे फर्स्ट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में हम लोग NP1 तो दे रखा हुआ है प्लस ND1 तो हम लोग को दे रखा हुआ है, प्लस यहाँ पे चेंज इन NP1। तो एक बार जब हम लोग प्लस कर रहे हैं NP1, चेंज इन NP1, तो इसे हम लोग माइनस भी करना होगा ना, तो चेंज इन NP1। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया ना, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया ना। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। देखिए हम लोग जो भी ये दे रखा हुआ था हम लोग के पास NP1, वो NP1 हम लोग लिख चुके हैं, फिर ND1 भी हम लोग लिख चुके हैं। बस एक बार हम लोग ऐड किए चेंज इन NP1 माइनस चेंज इन NP1। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब इसे हम लोग डिवाइड कैसे से करने वाले हैं, तो इसे हम लोग डिवाइड से करने वाले हैं, जो दे रखा हुआ है हम लोग को 1 प्लस के ई से। तो 1 प्लस के ई से हम लोग डिवाइड किए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब चेंज इन n कैसे निकालेंगे हम लोग, चेंज इन n कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले n का मतलब क्या होता है, तो n का मतलब हो गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। और P1 तो आप लोग को पता है, P1 क्या होता है, तो P1 होता है करंट ईयर का प्राइस होता है। D1 क्या होता है, तो करंट ईयर का डिविडेंड होता है। और KE क्या होता है, तो KE होता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चेंज इन n कैसे निकालेंगे। देखिए एक बार थ्योरी पार्ट है ये, तो एक बार समझ लीजिए आप लोग, जब सम्स करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए किसी कंपनी को मान लेते हैं, किसी कंपनी का प्राइस कितना दे रखा हुआ है, 100 दे रखा है। प्राइस कितना दे रखा हुआ है, 100 दे रखा हुआ है। और इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना एक्सपेक्टेशन है, 10%। ओके, इक्विटी शेयर वाले को एक्सपेक्टेशन है 10%। तो ये कंपनी को कितना चाहिए करना होगा, तो 100 हो गया इसका प्राइस हो गया। इसमें 10% से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 100 में 10% से हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो जैसे ही हम लोग 10% से मल्टीप्लाई किए तो ये हम लोग का कितना आ गया, 10 आ गया। और पहले से हम लोग का कैपिटल कितना था, 100 था। तो एक इन्वेस्टर को कितना पैसा चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से, तो 110 एक्सपेक्ट कर रहा है। अब इस 110 में कंपनी का करंट ईयर का प्राइस दे रखा हुआ है 105 रुपये। कंपनी के करंट ईयर का शेयर का प्राइस कितना दे रखा हुआ है, 105 रुपया दे रखा हुआ है। और प्लस में डिविडेंड कितना इसे चाहिए, देखिए 110 रुपया की इन्वेस्टर का क्या है एक्सपेक्टेशन है। एक कंपनी के पास 100 का कैपिटल था
और इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन था 10%। ओके, 10% एक्सपेक्टेशन था, तो यहाँ पे 10 रुपया इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन था, प्लस में पहले से 100 रुपीज़ दे रखा हुआ था कंपनी को। इस तरह से एक इन्वेस्टर को कितना पैसा चाहिए, तो 110 चाहिए। अब इस 110 में मान लेते हैं हम लोग कि 105 रुपया करंट ईयर का प्राइस है, मतलब P1 क्या है, P1 है 105 रुपये। तो इसे डिविडेंड कितना चाहिए होगा, तो डिविडेंड इसे कितना चाहिए होगा, 5 रुपीज़ चाहिए होगा D1। यहाँ तक समझ में आ गया ना। और इसे डिवाइड बाय क्या करेंगे, तो 1 डिवाइड बाय, अगर 10% एक्सपेक्टेशन है तो 0.10, तो 0.10 ये 10% का हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का करंट ईयर का प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, तो वही निकल के आ जाएगा 110 डिवाइड बाय 1.1, तो इसे करने से हम लोग को कितना आ जाता है 100, जो ये हो गया हम लोग का प्राइस ऑफ करंट ईयर, जो यहाँ हम लोग किए हुए थे। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो आप लोग एग्जाम्पल से समझ लिए, फर्स्ट फॉर्मूला में तो एग्जाम्पल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड फॉर्मूला में देखिए, जब भी चेंज इन एन, चेंज इन एन का मतलब क्या हो गया कि कितना नंबर ऑफ शेयर एक्स्ट्रा इशू कर रहा है कंपनी, कंपनी का चेंज कितना हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर। तो ये हो गया हम लोग का चेंज इन एन। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे देखना होगा चेंज इन एन इज इक्वल टू फंड रिक्वायर्ड, कंपनी को कितना पैसा चाहिए, ये हो गया सबसे पहले फंड कितना कंपनी को पैसा चाहिए। अब इसे डिवाइड बाय क्या चीज से करेंगे, तो इसे डिवाइड बाय हम लोग करेंगे करंट ईयर के प्राइस, क्योंकि एक शेयर का जितना प्राइस होगा तो उतना ही ना पे करेगा। तो यहाँ फंड रिक्वायर्ड डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो इससे हम लोग का क्या आ जाएगा, चेंज इन एन। अब फंड रिक्वायर्ड का मतलब कैसे आ सकता है, फंड रिक्वायर्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसे निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, उसमें से मान के रखो कंपनी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, उसमें से क्या होगा, कंपनी का कुछ ना कुछ तो अर्निंग होगा, कंपनी का क्या होगा, कुछ ना कुछ अर्निंग हो गया। तो सबसे पहले देखिए इन्वेस्टमेंट कितना कंपनी करना चाह रही है, उसमें से अर्निंग को माइनस कर रहे हैं हम लोग, अर्निंग को माइनस कर दिए, प्लस इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे, कंपनी तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे, और यहाँ पे क्या है, चेंज इन एन है, चेंज इन एन है मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना चेंज हो रहा है। तो जो शेयर यहाँ पे इशू कर रहा है कंपनी, तो उस इशू पर तो डिविडेंड भी तो बांटना होगा ना, तो उस इशू पर डिविडेंड जो बांटना होगा उसे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस जो इशू डिविडेंड होगा, तो यहाँ हो गया चेंज इन एन, और ये क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा, क्योंकि डिविडेंड ऑफ करंट ईयर इनटू कितना नंबर ऑफ शेयर इशू हुआ है, तो उस पर तो डिविडेंड चाहिए होगा। तो ये आ गया हम लोग का, क्या आ गया, तो ये हम लोग का आ गया फंड रिक्वायर्ड। फंड रिक्वायर्ड में क्या आया, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये आ गया, उसमें से कंपनी के पास पहले से कितना अवेलेबल अर्निंग है, तो इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग हो गया, प्लस जितना फंड यहाँ पे कंपनी इशू करेगी, जितना फंड कंपनी इशू करेगी उस पर तो डिविडेंड भी बांटना होगा, तो वो भी तो चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे चेंज इन एंड इनटू D1 आ गया, डिवाइड बाय जो P1 दे रखा हुआ है वो तो P1 है ही। तो जब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू को बस आप लोग थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो ये आ गया हम लोग का चेंज इन एन P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग प्लस चेंज इन एन, और ये क्या आ गया, D1 आ गया। तो ये समझ में आ गया ना, चेंज इन एन P1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं I प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग प्लस क्या आ गया, चेंज इन एन और D1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे देखिए एन D1 प्लस एन P1, ये यहाँ का लिख रहे हैं, और ये वाला यहाँ प्लस एन चेंज इन एन P1 माइनस चेंज इन एन P1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो चेंज इन एन P1 के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग प्लस चेंज इन एन, और D1 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, तो यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग प्लस चेंज इन एन D1, ये लिख सकते हैं हम लोग। डिवाइड बाय क्या किए हम लोग, तो 1 प्लस के, डिवाइड बाय हम लोग किए 1 प्लस के। अब यहाँ जब इक्वल टू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का एन D1 प्लस, इस दोनों में से P1 तो कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे P1 को कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा n प्लस चेंज इन n, यही आ जाएगा ना। देखिए इसमें से P1 कॉमन लिए तो हम लोग को क्या आ गया, तो यहाँ पे हम लोग का P1 कॉमन ले तो n आ गया, और इसमें से क्या आ गया, तो चेंज इन n आ गया। अब
ये माइनस तो हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, और माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या आ गया, अर्निंग आ गया, और प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो यहाँ आ गया चेंज इन एन D1 आ गया। डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग, तो 1 प्लस के, तो 1 प्लस के किए, यहाँ पे एन D1 और यहाँ पे एक एन D1 जो प्लस माइनस में था उसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला क्या आ गया, तो P1 एन प्लस चेंज इन एन इंटू P1 आ गया, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग, ये आ गया ना, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग, और तो कुछ नहीं है था, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस के। तो ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से एमएम हाइपोथेसिस में कितना फॉर्मूला आ गया, तो एमएम हाइपोथेसिस में 2 फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, तो फर्स्ट फॉर्मूला ये देखिए बुक में क्या था, तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग का हो गया P0 इज इक्वल टू, तो P0 करेंट ईयर का प्राइस इज इक्वल टू कितना चाहिए करेंट ईयर का, देखिए प्राइस P0 का मतलब क्या हो गया, प्राइस एट बिगनिंग का आ गया, और ये का मतलब क्या होता है, एट द एंड का। P1 का मतलब प्राइस किसका, तो प्राइस एट द एंड का हो गया, प्लस में डिविडेंड एट द एंड, डिवाइड बाय क्या किए 1 प्लस के, ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। P0 इज इक्वल टू प्राइस एट करेंट ईयर या एंड में, उसके बाद डिविडेंड एट एंड प्लस 1 प्लस के का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना पैसा चाहिए उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है के का मतलब कितना इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पैसा चाहिए होता है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, एंड दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, तो दूसरा फॉर्मूला था एन P0 इज इक्वल टू, या वैल्यू ऑफ फॉर्म बोलो, या एन P0 इज इक्वल टू था एन प्लस चेंज इन एन था इंटू P1 था प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 1 प्लस के। तो इस तरह से हम लोग का एमएम हाइपोथेसिस में 2 फॉर्मूला आ गया, जो नीचे ये रहा हम लोग का, इसे मिला लीजिए। ओके, और तो कुछ नहीं था, बस ये एक्सप्लेन किया गया था। तो देखिए अब आप ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन हो गया, क्या क्या था फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन, वो करने का आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है, एग्जाम के व्यू पॉइंट से सिर्फ क्या जरूरत है, तो वो देख लीजिए। एग्जाम के व्यू पॉइंट से आप लोग को एमएम हाइपोथेसिस के लिए एमएम, तो आप लोग को एग्जाम व्यू पॉइंट से सिर्फ जरूरत है प्राइस एट करेंट ईयर, एट बिगनिंग, प्राइस एट करेंट ईयर का बिगनिंग के लिए प्राइस निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग करने वाले हैं P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस के। यहाँ P0 का मतलब क्या हो गया, प्राइस एट बिगनिंग, फिर P1 का मतलब क्या हो गया, प्राइस एट एंड, और के का मतलब क्या, D1 का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड एट एंड ऑफ द ईयर, और यहाँ के का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी वाले को कितना रिटर्न चाहिए वो क्या आ गया के। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला था। अब जो सेकेंड वाली फॉर्मूला था उसे वैल्यू ऑफ फर्म बोलते हैं, या इसे बोला जाता है एन P0, वैल्यू ऑफ फर्म या एन P0, इसे ही बोला जाता है। इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो गया एन प्लस चेंज इन एन, इसे मल्टीप्लाई किस चीज से करते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं P1 से प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट, और इसे होल डिवाइड बाय हम लोग करेंगे प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट, और होल डिवाइड बाय करेंगे 1 प्लस के ई से। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला हो गया, और इसे यहाँ इसमें यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, और चेंज इन एन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ये भी लिख लीजिए आप लोग, एन इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी, और चेंज इन एन का मतलब हो गया चेंज इन नंबर ऑफ इक्विटी। इस तरह से हम लोग का ये फॉर्मूला का पार्ट कंप्लीट होता है एमएम हाइपोथेसिस का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी एग्जांपल होने वाला है या इलस्ट्रेशन, वो हम लोग देखने वाले हैं इससे रिलेटेड। ओके, और हाँ, आप लोग को हमेशा हमेशा आप लोग को क्या करना है, ये जो भी फॉर्मूला होता है उसे लर्न करते जाना है, और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अलग से कॉपी बना लेना है। और जहाँ पे भी आप लोग को प्रॉब्लम होता है, देखिए जब थ्योरी पार्ट होता है तो उस टाइम में ही आप लोग मत पूछने लगिएगा,
जब सम्स होगा, थ्योरी प्लस सम्स दोनों जब होता है, उस टाइम में भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम आता है पूरा चैप्टर देखने के बाद, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। कहाँ पे मैसेज करना आप लोग को, तो यहाँ चैट ऑप्शन दे रखा होगा मोबाइल ऐप में, वहाँ पे आप लोग को मैसेज करना। ओके, चलिए बाय।